अंग्रेजी बोलने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप चाहे कोई सा भी वाक्य बना ले, कोई सा भी सेंटेंस बना ले, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगी ही। अब आप लोग इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं सक्सेसफुली, लेकिन ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, ये आपको बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। क्यों ना मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक इजी ट्रिक बता दूं, ताकि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाओ तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको काफी नॉलेज हो। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी नॉलेज मिल ही जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। A part of speech is just the name given to a word based on the job that it does in a sentence is called parts of speech। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, राहुल इज a very bad boy। ये राहुल क्या है, ये इज हम लोग यहाँ पर क्यों लगाए, ये ए का मतलब क्या है, ये वेरी क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, ये बैड क्या है, ये बॉय क्या है। ये सब हम अलग अलग वर्ड को एक साथ जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं ना, तो ये इसको कहते क्या है, ये जब हम इसमें जोड़े हैं तो इसको कहते क्या है, वही आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। तो चलिए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं। हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे या फिर इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, उसके 8 टाइप्स होते हैं। नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव, कंजंक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो चलिए अब एक एक करके इन सब के बारे में हम जानते हैं कि इसे कहते क्या है। सबसे पहले है नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ये तो मैंने आपको नाउन की डिफिनेशन बता दी, परिभाषा। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। अब आपने नाउन की डिफिनेशन बचपन से याद की है, फिर भी क्या नाउन समझ में आया? नहीं। सिर्फ डिफिनेशन से अगर नाउन समझ में आता तो अब तक तो हम इंग्लिश बोलना सीख गए होते। किसी भी चीज को समझने के लिए सिर्फ उसकी डिफिनेशन को पढ़ लेना ही काफी नहीं होता है, उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि नाउन आखिर होता क्या है। तो मैं एक जबरदस्त ट्रिक बताती हूँ, जो आप किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन को देखेंगे ना तो बोलेंगे भाई ये तो नाउन है, आप तुरंत पहचान लेंगे कि वो नाउन है। तो सबसे पहले कोई भी चीज जो दिखाई देती है, कोई भी चीज जो महसूस होती है, कोई भी चीज जिनको आप छू सकते हैं, समझे? सी, फील, टच। सी जो भी चीज हमें दिखाई देती है, फील जो भी चीज हम महसूस करते हैं, टच जो भी चीज जिनको हम छू सकते हैं। तो नाउन हम लोग कैसे पहचानेंगे? सी, फील, टच। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ पाए। सी जो चीज हमें दिखाई देती है, चेयर, फैन, टेबल, पेन, बुक, मोबाइल, बैट, लैपटॉप, बहुत सारी चीज, खिलौने, बर्तन वगैरह वगैरह, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें दिखाई देता है। तो जो हमें दिखाई देता है वो होता है नाउन। क्लियर? जो हम देख सकते हैं वो हो गया नाउन। फील, एयर, हवा। हवा हम लोग फील करते हैं ना, महसूस करते हैं ना। आप बताइए, हैप्पीनेस को आप देख सकते हैं? नहीं, हैप्पीनेस को हम नहीं देख सकते, वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ भाई आज मुझे चॉकलेट मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। सैडनेस, अंदर से बहुत बड़ा दुख है भाई, बहुत दुखी हूँ मैं, तो वो भी फील हुआ, किसी को दिख नहीं रहा, सैडनेस किसी को दिखता नहीं है। इलनेस, बीमारी है, सिर में दर्द है, बुखार है, दिखता नहीं है, फील होता है कि आज मेरे बदन में दर्द है तो सिर में दर्द है, वो सिर्फ आप फील कर सकते हैं। सॉफ्टनेस, किसी भी सामान को छूते हैं मुलायम लगता है क्या। हार्डनेस, किसी को छूकर लोहा को टच करेंगे तब ना पता चलेगा हाँ भाई वो बहुत हार्ड है। वीकनेस, कमजोरी, अंदर से खाना पीना नहीं खाया, बहुत ही कमजोरी महसूस हो रहा, अब दिखाई देगा आपको कि वो कमजोर है। ठीक है, तो ऐसी चीज जो आप महसूस करते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो भी होता है नाउन। टच, अब जो हम देख सकते हैं वो तो मैंने बताया कि वो नाउन है। टच, जो आप टच कर सकते हैं, आप तो टच चेयर, फैन, टेबल, पेन, बुक, मोबाइल, बैट, बर्तन वगैरह वगैरह, आप सभी को तो टच करते हैं, तो क्या वो नाउन है?
जी हाँ, बिल्कुल वो नाउन है। जिसे आप देख सकते हैं वो भी नाउन है, जिसे आप फील करते हैं वो भी नाउन है, जिसे आप छू सकते, टच कर सकते वो भी नाउन है। बस इतना अगर आपने समझ लिया तो आपकी नाउन में जो भी दिक्कत है क्लियर हो गई। क्लियर, नाउन क्लियर हो गया। बस इतना ही था नाउन। अब आपको नाउन कभी परेशान नहीं करेगा। अब है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। अब डिफिनेशन मैंने बताया, दिमाग में घुसा, ये तो हम लोगों ने याद किया है भाई। डिफिनेशन तो हम लोगों ने स्कूल में भी याद किया है, लेकिन समझ में आया? नहीं समझ में आया। अब मैं आसान भाषा में बता दूं, संज्ञा यानी कि नाउन के बदले में आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आया। नाउन के बदले में जो शब्द आता है ना, उसी को प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम एक विद्यार्थी है, राम इज ए स्टूडेंट। ये तो बहुत इजी है, राम एक विद्यार्थी है, राम इज ए स्टूडेंट। अगर मान लीजिए राम आपका दोस्त है, आपके बगल में वो खड़ा है और आपके सामने एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है, आप दूसरे व्यक्ति को बोल रहे हैं कि राम एक विद्यार्थी है, ऐसे आप बोल सकते हैं। राम तो आपके बगल में खड़ा है, तो फिर आप राम का नाम क्यों ले रहे हैं? आप हमेशा यही बोलेंगे ना, यह एक विद्यार्थी है। या फिर मान लीजिए राम दूर से चल के आ रहा है, तो आप दूसरे व्यक्ति को दिखाते हुए बोल रहे हैं ना, वह एक विद्यार्थी है। राम एक विद्यार्थी नहीं, वह एक विद्यार्थी है। तो वह एक विद्यार्थी है, तो राम की जगह जो आया ना हम लोग का, राम को हटा के हम लोग ही लगाए, ही हम लोग का सर्वनाम हो गया। नाउन के बदले लगाए ना, नाउन अगर लड़का है, राम लड़का है इसीलिए ही लगाए। मान लीजिए लड़की रिया होती तो यहाँ सी लगाते। तो नाउन के बदले जो हम लोग आता है ना, जो शब्द आता है ना, वही हम लोग का सर्वनाम है। तो यहाँ राम के बदले हम लोग का क्या आया? ही। समझ में आया? सर्वनाम बहुत इजी है। क्लियर, सर्वनाम क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब थर्ड है वर्ब। वर्ब क्या है भाई? सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो काम करता है ना वो वर्ब होता है। वर्ब तो बहुत याद किए होंगे, लेकिन जब आपका वर्ब आता है ना, तो पहले जो इंग्लिश में जो वर्ब आता है उसको हिंदी में अपने मन में ट्रांसलेट कीजिए। मान लीजिए मैंने आपको बोला प्ले, ठीक है? प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना होता है ना, खेलना। ना लास्ट में आ गया ना, ना जो आएगा लास्ट में वही हम लोग का वर्ब हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ईट, ईट मतलब खाना, ना आया ना हम लोग का, यानी कि ये वर्ब है। रीड पढ़ना, गो जाना, कम आना, ड्रिंक पीना, गिव देना, जंप कूदना, लीव रहना, डू करना। सब में ना आया ना, यानी कि क्रिया के अंत में अगर ना आए तो वो हम लोग का वर्ब है। वर्ब की अच्छे से नॉलेज हो गई। जो रोज हम लोग बोलते हैं ना जो वर्ब, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जरूर क्लिक करके मेरी वर्ब वाली वीडियो में चले जाए। अब वर्ब जो होता है ना गाइस, वो समझने के लिए नहीं, याद करने के लिए होता है। तो आप वर्ब को अच्छी तरह से याद करके रखें। वर्ब समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव वह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, यहाँ तो दोनों का यूज हो रहा है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ऐसे नहीं समझ में आया तो और अच्छे से मैं आपको अच्छी ट्रिक बता देती हूँ। जैसे गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, न्यूट्रल मतलब सामान्य उदासीन। अब जब आप किसी की विशेषता को बताते हो ना, तो उसकी अच्छाई को देखकर आप कोई विशेषता को बताओगे, या फिर उसकी बुराई को देखकर, या फिर उसकी विशेषता को बताओगे, या फिर दोनों में से कुछ नहीं। आप ना उसकी अच्छाई करोगे ना बुराई करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसको जरूर बोलोगे। गुड अच्छा, इसका मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। ब्रेव, वह कितना बहादुर है, उसकी तारीफ अच्छाई करते हुए बोलता है ना, वह कितना बहादुर है। इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है वो। हैंडसम, बहुत अच्छा दिखता है या बहुत अच्छी दिखती है। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है वो। हार्ड वर्किंग, बड़ा ही मेहनती है। ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार है वो।
यानी कि जब किसी की अच्छाई आप करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। जब आप किसी की अच्छाई को बोलते हो ना कि वो बहुत बहादुर है, बुद्धिमान है, देखने में अच्छा है, गुड लुकिंग है, हार्ड वर्किंग है, तब उसमें वो आपका हो गया एडजेक्टिव। अब बैड यानी कि बुरा, जब आप किसी की बुराई करते हुए ऐसे बोलते हो ना, बड़ा कायर है वो, अगली, बहुत बदसूरत है, टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, बड़ा डरपोक है, हमेशा डरता रहता है। डिसऑनेस्ट, बहुत ही ज्यादा बेईमान है, हमेशा बेईमानी करता रहता है। क्रूर, बहुत क्रूर है। अब आप किसी की बुराई करोगे तो ऐसे बोलोगे ना, बहुत कायर है, ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत डरपोक है, बहुत ही बेईमान है, बहुत ही क्रूर है, ऐसे ही किसी की बुराई करोगे ना आप। तो जब ऐसे वर्ड आएंगे ना आपके सेंटेंस में, तो वो जरूर आप समझ जाइएगा कि वो आपका एडजेक्टिव है। अब ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में ना आपको अच्छा कहना है और ना आपको बुरा कहना है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कहना है। जैसे कोई लंबा है, जैसे सबसे लंबा है, सामान्य तौर पे बहुत लंबा है, जितना लंबाई रहना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा लंबा है, तो आप देखकर उसको क्या बोलोगे, कितना लंबा है। तो ये जो लंबाई है ना, ये ना किसी की अच्छाई है, ना किसी की बुराई है, ना आप उसकी अच्छाई कर रहे हो ना आप उसकी बुराई कर रहे हो, बस आप उसको देख के बोल रहे हो कि वो कितना लंबा है। या फिर लीन, बहुत दुबला पतला, रिया जो है बहुत दुबली पतली है, किसी के सामने जाकर उसकी बुराई नहीं कर रहे हो ना उसकी अच्छाई कर रहे हो, आप बस उसको देख करके, रिया पतली दुबली है तो आप उसको देख करके बोल रहे हो कि रिया बहुत ही पतली दुबली है। या फिर हेल्दी, कोई बच्चा रहता है जो गोलू मोलू सा हेल्दी रहता है, तो आप उसको देख के बोलते हो ना, कितना हेल्दी गोलू मोलू सा बच्चा है, तो उस समय आप वो बच्चे की बुराई किए नहीं, अच्छाई किए नहीं, बस उसको देखकर आप अपने मन की जो बात है ना वो बोले। तो इस तरह से जब उसकी आपको ना अच्छाई करनी हो ना बुराई करनी हो, तो ये भी आपका हो गया एडजेक्टिव। राम इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, हार्ड वर्किंग बॉय यानी कि राम जो है ना बहुत ही मेहनती है। अब हार्ड वर्किंग जो विशेषता बता रहे ना, राम की विशेषता बता रहे कि राम बहुत मेहनती लड़का है, तो मेहनती है मतलब हार्ड वर्किंग है, ये हम विशेषता बताए ना, तो वो हो गया हम लोग का एडजेक्टिव। राम इज अ टिमिड बॉय, राम एक डरपोक लड़का है, तो टिमिड क्या हो गया एडजेक्टिव। राम इज अ लॉन्ग बॉय, राम लंबा लड़का है, ये अपना उसकी अच्छाई किए ना बुराई किए, लेकिन बोल तो दिए कि वह लंबा लड़का है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया। बस आपको एडजेक्टिव ऐसे ही पहचाने जब आप किसी की विशेषता को बताते हो ना, वो होता है आपका एडजेक्टिव। अब हम लोग का है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है। इंग्लिश की डिफिनेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि डिफिनेशन हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, डिफिनेशन से कोई फायदा नहीं हुआ। आज आपको फायदा हो ही जाएगा। एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, काम कैसे हो रहा है। जैसे मैंने बोला, रोहन रन्स स्लोली, रोहन दौड़ने का काम कर रहा ना, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे दौड़ने का काम कर रहा। काम कैसे हो रहा, हम लोगों ने बोला ना काम कैसे हो रहा है, तो रोहन का दौड़ने का काम कैसे हो रहा, धीरे धीरे हो रहा, तो काम को दर्शाया, यानी कि हम लोग का एडवर्ब है। रोहन रन फास्ट, रोहन तेज दौड़ रहा है, रोहन का दौड़ने का काम क्या चल रहा, तेज चल रहा। रोहन रन्स स्विफ्टली, हौले हौले दौड़ रहा, ये भी हो गया एडवर्ब। रोहन रन्स जेंटली, आराम से रोहन दौड़ रहा है, हवाओं का मजा लेते हुए आराम से वो दौड़ रहा है, ये भी हो गया एडवर्ब। रोहन रन्स हरिडली, रोहन बहुत हड़बड़ाहट में दौड़ रहा है, ये भी तो एडवर्ब हो गया। रोहन रन्स रैपिडली, रोहन जो है तेजी से दौड़ रहा है। तो जब काम कैसे हो रहा है, कभी धीरे धीरे दौड़ने का काम कर रहा है रोहन, तो कभी तेज, कभी हौले हौले, कभी आराम से, कभी हड़बड़ाहट में, कभी पूरे तेज से दौड़ रहा है। तो एडवर्ब क्या बता रहा कि जो सब्जेक्ट है आपका वो काम कैसे कर रहा है, एडवर्ब हो गया। और एक इजी ट्रिक बता दूं, ज्यादातर नहीं होते लेकिन मैक्सिमम कुछ कुछ में होता है। आप एडवर्ब ऐसे भी पहचान सकते हैं, जो भी आपका एडवर्ब रहेगा ना उसके लास्ट में एलवाई रहेगा। ज्यादातर में नहीं होता है लेकिन अधिकतर में होता है। मान लीजिए
60% में ly रहा तो 40% में नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है तो मैंने क्या बोला कि काम कैसे हो रहा है वैसे पहचान लीजिएगा। नहीं, अगर ly आपका है तो आप तो झट से पहचान लोगे कि भाई इसमें ly है तो ये एडवर्ब ही होगा। क्लियर, एडवर्ब भी क्लियर, बस ऐसे ही आपका एडवर्ब को पहचानना है। अब आगे देखते हैं। अब है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। इतना बड़ा नाम है, संबंध सूचक अवयव, इससे अच्छा तो इंग्लिश में है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। बहुत बड़ा डिफिनेशन है, याद हुआ। अधिकतर स्टूडेंट आधा पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ डिफिनेशन पढ़ते पढ़ते आगे आते आते छोड़ देते हैं कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे बस की बात है ही नहीं तो क्यों इसे रटे। लेकिन आज आपको रटना नहीं है, आपको बस समझना है। कोई डिफिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं आपको याद करना है, बस आप समझिए। प्रीपोजिशन मूलतः वस्तु की पोजीशन, स्थान या अवस्था को बतलाता है। क्या समझे? प्रीपोजिशन कोई वस्तु कहाँ पे रखी हुई है उसकी पोजीशन यानी कि स्थान या अवस्था को बताता है। जैसे मैंने कह लिया द बुक्स इज ऑन द टेबल, द बुक्स इज ऑन द टेबल मतलब जो किताब है टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पर जो किताब है टेबल के ऊपर रखी हुई है। ये जो ऑन है ना, ये किताब की पोजीशन को बता रहा है कि ये किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है। ऑन नहीं रहता तो हम लोग को कैसे पता चलता कि किताब जो है टेबल के ऊपर है? नहीं पता चलता ना। तो प्रीपोजिशन का यही काम है, अवस्था को बताना। जैसे अगर मैंने कहा द बुक्स इज अंडर द टेबल, तो किताब की पोजीशन कहाँ है? अंडर, टेबल के नीचे। मैंने कहा किताब टेबल के नीचे रखी हुई है, द बुक्स इज अंडर द टेबल। क्लियर? अगर मैंने कहा द बुक्स इज बिहाइंड द टेबल, बुक है टेबल के पीछे रखी हुई है, तो बिहाइंड क्या आपको बता रहा कि टेबल के पीछे बुक रखी हुई है। मैंने कहा द बुक इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जो किताब है टेबल के सामने रखी हुई है, तो इन फ्रंट ऑफ क्या बताया कि जो किताब की अवस्था कहाँ है? टेबल के सामने। तो प्रीपोजिशन का यही काम होता है, स्थान को बताना कि कोई वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, उसकी पोजीशन को बताना ही प्रीपोजिशन का काम है। क्लियर? प्रीपोजिशन का क्या काम है आपको समझ में आ गया। गाइस, अगर आप प्रीपोजिशन और भी अच्छे से जानना चाहते हैं ना, एक एक प्रीपोजिशन को अच्छी तरह से क्लियर करना चाहते हैं ना, मैं प्रीपोजिशन की एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए, प्रीपोजिशन के बारे में जितनी भी नॉलेज आपको चाहिए ना, सब वो वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नहीं जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट प्रीपोजिशन के वीडियो में जा सकते हैं। क्लियर? तो प्रीपोजिशन कुछ यहाँ देख लेते हैं। तो प्रीपोजिशन का क्या काम मैंने बताया? किसी की पोजीशन, वस्तु की पोजीशन को बताना। प्रीपोजिशन होता है इन, एट, अपॉन, अंडर, अप, डाउन, अक्रॉस, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, etc और भी बहुत सारे होते हैं। क्लियर? प्रीपोजिशन समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है ना, इसका हिंदी मीनिंग होता है समुच्चय बोधक। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं, कंजंक्शन को है ना अब तोड़िए। इसको तोड़कर क्या निकला? जंक्शन। जंक्शन तो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। जी हाँ, काफी बार आप लोगों ने सुना होगा। कई बार आप लोगों ने रेलवे स्टेशन में देखा होगा, जो स्टेशन होता है उसका नाम लिखा रहता है और उसके नीचे जंक्शन लिखा रहता है। देखा होगा ना, जरूर देखा होगा आप लोगों ने। आप लोगों ने कभी ये सोचा है जंक्शन क्यों लिखा रहता है? नहीं सोचा है ना। अगर कभी आप लोगों ने सोचा भी होगा तो अपने पेरेंट्स से पूछा होगा कि भाई यहाँ जंक्शन क्यों लिखा हुआ है। आपको जवाब क्या मिला? जवाब नहीं मिला होगा। आज मैं आपको जवाब देती हूँ। तो गाइस, जंक्शन जो है ना, दो स्टेशन को आपस में जोड़ता है। एक छोर से मान लीजिए आप एक स्टेशन पे है, दूसरे स्टेशन पे आप जाइएगा तो जो बीच में रास्ता जाता है ना, वो रास्ता को तो जोड़े हुए रहता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, तो उसी को जोड़ना ही जंक्शन कहलाता है। जंक्शन समझ में आ गया। अब जब भी आप ट्रेन में सफर करिएगा ना, कहीं जंक्शन लिखा हुआ रहेगा, आपको तुरंत मेरी बात याद आ जाएगी कि जंक्शन भाई होता क्या है। अब चलिए, जंक्शन की बात हो गई, अब बात करते कंजंक्शन की। कंजंक्शन दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द होता है। स्टेशन को जोड़ लिया, अब शब्द को जोड़ते हैं, इंग्लिश को जोड़ते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे आपको यहाँ सेंटेंस दिख रहा होगा, राम एंड रोहन आर प्लेइंग। राम और रोहन बेस्ट फ्रेंड है, वो क्या कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं।
ये यहाँ पर दो सेंटेंस है। मान लीजिए हम बोल रहे रवि इज प्लेइंग, रवि खेल रहा है। रोहन इज प्लेइंग, रोहन खेल रहा है। ये दो सेंटेंस है ना, रवि खेल रहा, रोहन खेल रहा। अब दोनों तो खेलने का काम कर रहा, तो हम क्या कर रहे, दोनों सेंटेंस को छोटा करने के लिए आपस में जोड़ दे रहे। रवि एंड रोहन आर प्लेइंग, रवि और रोहन खेल रहे हैं। दोनों तो सेम चीज हो गया। जो हम लोग अलग अलग बोले उसे आपस में जोड़ दिए। क्या चीज से जोड़े, रवि और रोहन, और लगाए ना, तो और मतलब रवि एंड रोहन, और का मतलब होता है एंड। तो ये जो एंड लगाए ना, यही कंजंक्शन है। क्लियर? रवि एंड रोहन आर प्लेइंग, तो रवि और रोहन को आपस में कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन का काम है दो शब्द या वाक्यों को आपस में जोड़ना। तो कंजंक्शन क्या क्या होता है, and or but actually later both if now yet show while as even etc वगैरह वगैरह। अब आगे देखते हैं। अब है हम लोग का लास्ट इंटरजेक्शन। अब आप इसमें से ना ये टर को हटा दीजिए, तो क्या हुआ, इंजेक्शन। इंजेक्शन आप लोगों ने तो लिया होगा ना, बहुत बार लिया होगा। अब बताइए, इंजेक्शन जब आपको लगती है ना, तो क्या आपको मजा आता है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आता है। आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है ना, झंझनाहट की या फिर दर्द की, आपको अजीब सी फीलिंग आती है ना, तो वही काम होता है इंटरजेक्शन में भी। विस्मयादि बोधक, देखिए ये अचानक आई फीलिंग यानी कि भावना, उत्साह यानी कि एक्साइटमेंट को दर्शाता है। इंटरजेक्शन क्या करता है, जो अचानक जो फीलिंग यानी कि भावना जो आती है ना, या फिर एक्साइटमेंट उत्साह आती है ना, उसको दर्शाता है। जैसे वाओ व्हाट अ कार। मान लीजिए आप घर के अंदर हैं, आप घर से बाहर निकले, सामने एक कार है जो बहुत ही अच्छी लग रही है, आप तुरंत देखकर बोलोगे ना वाओ व्हाट अ कार, आपके मुंह से वाओ निकलेगा ना, तो वाओ ही तो हम लोग का इंटरजेक्शन है। अचानक आपके मन में फीलिंग आई ना कि वाओ कितना अच्छा कार है, वाओ हम लोग का इंटरजेक्शन है। हम लोग कुछ देख के बोलते हैं ना वाओ व्हाट अ कार, वाओ व्हाट अ फोन, ओ गॉड, हे भगवान, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में ज़्यादातर, यानी कि ओ गॉड, ओ एम जी, ओ माई गॉड, हुर्रे। जब हम बहुत खुश होते हैं ना, क्रिकेट मैच वगैरह अगर हम जीत जाते हैं तो हम बोलते हैं ना हिप हिप हुर्रे, तो हुर्रे हो गया। ओ नो, अक्सर हम बोलते हैं ना ओ नो, गलती उल्टी हो जाती है तो बोलते हैं ना ओ नो। उप्स, लिख रहे आप और कुछ मिस्टेक हो जाते हैं ना, आपके मुंह से निकलता है ना उप्स, ये भी इंटरजेक्शन है। चीयर्स, आप जब खुश होता है ना, चीयर्स। ब्रावो, किसी को शाबाशी देते हुए हम बोलते हैं ना ब्रावो। और भी बहुत सारे इंटरजेक्शन होते हैं, और भी हम आगे वीडियो में सीखेंगे। तो इंटरजेक्शन क्या हुआ, जब अचानक कोई फीलिंग या एक्साइटमेंट आती है ना, वो दर्शाता है कौन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी समझ में आ गया। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, नाउन भी सीखा, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सभी तो हम लोगों ने सीख लिया। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। अब बारी आती है वो क्वेश्चन की। अब आप बताइए, जो आप बचपन से जो इसके डिफिनेशन याद करते करते सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप सीख पाए थे? अगर सीख नहीं पाए होंगे तो इस वीडियो से आज आप सीख पाए हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली, आपको ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो मैं फिर और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आप कमेंट पे ज़रूर इसका रिप्लाई करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं, इनसे कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। मिलते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।